Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is lysosome. मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनिल्स की बात हो रही थी जिसमें हम आज लाइसोसोम की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने गोल्गी अपैरेटस की बात की थी। गोल्गी अपैरेटस से जो वेसिकल्स निकलते हैं उसी को लाइसोसोम कहते हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लाइसोसोम जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, लाइसो एंड सोमा। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, इट मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। तो इसको इसी वजह से स्प्लिटिंग बॉडी भी कहते हैं, स्प्लिटिंग बॉडी भी कहते हैं। ये ब्रेक डाउन काज करते हैं, कुछ फूड मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन काज करते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसी वजह से इसको स्प्लिटिंग बॉडी या लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डिड्यू, एक साइंटिस्ट है, उसने 1955 में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, और क्रिश्चियन डिड्यू जो है, जो कि इसको डिस्कवर कर चुका था, उसी ने इसको फिर एक स्पेशल नाम दिया था, चूंकि कभी कभार ये ऑटोलाइसिस काज करता है, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसी वजह से क्रिश्चियन डिड्यू कॉल्ड देम एज सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स का नाम उसने दिया था। सुसाइड खुदकुशी को कहते हैं, ठीक है। तो उसी ने इसको सुसाइड बैग्स का नाम भी दिया था। ये क्यों, ये आगे ऑटोलाइसिस की बात जब हम करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, साइज के लिहाज से 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नोट कर लें अपने पास कि द डायमीटर ऑफ द लाइसोसोम इज अबाउट 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। अच्छा, असल में ये है क्या चीज? दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक्स और वेसिकल्स। गोल्गी बॉडीज जब मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग काज करते हैं मटेरियल्स की, तो वो मटेरियल्स फिर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल की शक्ल में बड़ा ऑफ करते हैं। दिस वेसिकल विच इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये देखें ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है, इसी को हम कहते हैं लाइसोसोम। तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है, इसके अंदर अगर आप देख लें तो आपको नजर आ भी रहा होगा, मैंने ये लिखा भी है, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम। इसके अंदर खास किस्म के एंजाइम्स हैं जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स में खास किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। अच्छा, अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है, यहाँ पे एक और अहम ऑब्जेक्टिव आपके साथ बन सकता है कि अबाउट 40, इट इज सेड अबाउट 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयर इन अ लाइसोसोम। एक लाइसोसोम में तकरीबन 40 मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो पाए जाते हैं, ये जो लाइसोसोम्स है हमारे पास। अच्छा, जब हम इसके प्रेजेंस की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो होगा यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, फिर फर्दर ये प्लांट्स में और इनमें सब सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लेकिन स्पेशली प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है उसी को लाइसोसोम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो पूरा एक सेल शेप रखता है, पूरा फिल्ड होता है सॉल्यूट से और सोल्यूशन से, उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, तो वही सेंट्रल वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम कहलाता है। अच्छा, अब इसका पूरा तरीकेकार डिस्कस करते हैं। ये गोल्गी बॉडीज है हमारे पास, याद रहे ये क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट के ये सेल मेम्ब्रेन है, ये गोल्गी बॉडीज है, यहाँ न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्गी बॉडीज में कुछ प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके स्टोर होती हैं, पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है। फिर वो मटेरियल जब आगे भेजना हो तो इससे एक बड निकलता है। ये बड जब निकलता है, डिटैच हो जाता है उन मटेरियल्स को या एंजाइम्स को लेके, एक वेसिकल बन जाता है। दैट वेसिकल इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो नया लाइसोसोम बन जाता है जिसमें अभी अभी प्रोटीन्स या जो हमारे पास हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम, इसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या चीज है? इसी दौरान देख लें, कभी कभार सा ये फर्ज क्या यूनिसेलुलर एनिमल है, फॉर एग्जांपल सेल है या अमीबा वगैरह, तो वो क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं।
ये देखे ना, फिर उसके बाहर से फूड आ रहा है, बाहर से फूड आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज फूड मॉलिक्यूल। इस फूड को सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होके इसको कवर कर लेता है और अंदर पुश करके एक वैक्यूल की शक्ल में अंदर ले आता है। ये अभी जो वैक्यूल बन गया इस फूड के लिए, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, इसे अभी फूड वैक्यूल कहते हैं। तो याद रखें, इधर से फूड वैक्यूल में फूड आ गया, इधर से लाइसोसोम आ जाता है जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। दिस प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, ये अभी फ्यूज हो गया, फूड वैक्यूल का हिस्सा, प्राइमरी लाइसोसोम का हिस्सा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये फूड, और इसी तरह ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन गया इसको हम अभी सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब ये एंजाइम इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और फिर जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो डाइजेशन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोज प्रोडक्ट्स आर डिस्पर्स एंड डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म में। और जो वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, से फॉर एग्जांपल मैं इस तरफ ले रहा हूं, ठीक है, ये फिर वो अगेन ये वही सेकेंडरी लाइसोसोम है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो डाइजेस्टेड फूड का पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो गया है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो अब क्या करना होता है, उसको अभी बॉडी से निकालना होता है। तो इस दौरान अब इस वेजिकल को अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम दिया जाता है। नाउ दिस बिकम्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये जाता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और यही जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीशन काज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखिए फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा वो डिस्कशन इसके ऊपर, अब ये मतलब ये तो मैकेनिज्म हो गया, अब ये करता क्या है, तो मुख्तलिफ 3 किस्म के वो है तरीके हैं जिसके जरिए ये रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। सबसे पहला तो आम डाइजेशन हो गया जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, फेगोसाइटोसिस, जिसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, यानी सेल के अंदर डाइजेशन, इसे आप कह सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस, ठीक है, एक किस्म का फूड को इंगल्फ किया गया और उसको डाइजेस्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे द फूड इज टेकन एंड इज डाइजेस्टेड, और इसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर जो फंक्शन है इसका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसमें यह है कि फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ऑटोफेजी, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। ऑटोफेजी क्या चीज है, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी फेगस से निकला है, फेगस मीन्स टू ईट, इट मीन्स टू ईट। सो दिस इज व्हाट सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, दिस इज अ सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। ये एक सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या मतलब सेल्फ ईटिंग, ये कभी कभार अपने ही पार्ट्स को खा जाता है, जिस सेल में मौजूद है ना लाइसोसोम, तो उसी ही पार्ट्स को खा जाता है। समटाइम्स जरूरत पड़ती है कभी कभार, यानी फॉर एग्जाम्पल कभी कभार सेल जो है ना एग्जॉस्ट हो जाता है, एनर्जी की कमी होती है, उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उस पर इसका अटैक होता है। या इस तरह होता है कि फर्स्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होते हैं। जब तक आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब आप एक्सरसाइज वाला काम आप छोड़ देते हैं तो ये इजाफी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको खत्म करना पड़ता है, जो इजाफी ऑर्गेनिज है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो उस केस में भी आपको लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। तो दोनों केस में आया आपको एनर्जी की जरूरत है या इजाफी ऑर्गेनिज को खत्म करना चाहते हैं, दोनों केसेस में क्या है, आपके सेल के अंदर लाइसोसोम क्या करता है, वो कुछ ऑर्गेनिज को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे इट डाइजेस्ट या डाइजेस्ट आर ईट्स सम ऑर्गेनिज, कुछ ऑर्गेनिज ये डाइजेस्ट करता है इजाफी ऑर्गेनिज को खत्म करने के लिए या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज को डाइजेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी।
या इसको सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये अपने सेल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करना या कभी कभार कुछ अपने ऑर्गेनिज को डाइजेस्ट करना, ऑटोफेजी, और कभी कभार ये ऑटोलाइसिस भी काज करता है। व्हाट इज ऑटोलाइसिस? ऑटोलाइसिस, ऑटो अगेन, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग। तो ये क्या करता है? ये अपने सेल को डिस्ट्रॉय करता है, स्प्लिट करता है। यहां पे इस केस में ये लाइसोसोम जो है ये स्प्लिट होता है सेल के अंदर। लाइसोसोम splitting occur within cell, and thus the cell is destroyed, और इसी तरह सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये अक्सर हमें जरूरत पड़ती है एक जेनेटिक प्रोग्राम के तहत। क्या होता है कि सेल जो है ना बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है, कुछ खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है और आखिर में उसको खत्म करना पड़ता है। तो इवन कहते हैं कि डेथ ऑफ दिस सेल इज आल्सो रिटन देयर इन द जीन्स में इसका डेथ भी लिखा होता है। जब ऐसे सेल्स को जो ओल्ड हो जाते हैं, वर्न आउट होते हैं, उनको खत्म करना हो, तो ऐसे सेल्स को खत्म करने के लिए इनके अंदर लाइसोसोम्स को बर्स्ट किया जाता है। जो ही लाइसोसोम अंदर फट जाता है तो इसके एंजाइम्स क्या करते हैं? पूरे लाइसोसोम को डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ऑटोलाइसिस में अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है, यानी एक किस्म की खुदकुशी है। ये क्या है? एक किस्म की खुदकुशी है। और यहां मैंने आपको कहा कि कृष्ण डिडू यहां इसको कहता है सुसाइड बेग्स। तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑटोलाइसिस की वजह से इसको सुसाइड बेग्स कहते हैं। और मैंने आपको कहा कि ये सेल डेथ जो है ये एक प्रोग्राम के तहत होता है। ठीक है ना, ये एक प्रोग्राम के तहत होता है। तो जब सेल डेथ एक प्रोग्राम, जेनेटिक प्रोग्राम के तहत हो, तो ऐसे सेल डेथ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। फिर सच अ सेल डेथ इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ साथ साथ डिस्कस हो गए, साथ साथ आप नोट कर लें। ठीक है, तो इस किस्म के सेल डेथ को जो एक जेनेटिक प्रोग्राम के तहत हो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। एक और सेल डेथ होता है जो एक्सीडेंटल होता है। कभी एक्सीडेंट काज हो जाता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से सेल मर गया, मतलब यह है कि अपने मैच्योरिटी को नहीं पहुंचा ड्यूरिंग लाइफ, किसी हादसे की वजह से मर गया, इसको फिर नेक्रोसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। तो ये ऑटोलाइसिस कौन सा है? दिस इज एपोप्टोसिस। ये जेनेटिक प्रोग्राम के मुताबिक जो है सेल डेथ काज हो गया, इस किस्म के जो है सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। अच्छा, तो ये तीन किस्म के वो फंक्शन ये परफॉर्म करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन काज करता है, ऑटोफेजी सेल्फ ईटिंग भी काज करता है, ये अपने सेल को डिस्ट्रॉय करके सुसाइड बेग्स का रोल प्ले करता है, एपोप्टोसिस काज करता है। कभी कभार ऐसा होता है, इसके एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं, इन लाइसोसोम्स की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी काज होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये लाइसोसोम्स जो खास किस्म के एंजाइम्स जिसमें मौजूद हैं और खास किस्म के फूड को या मटेरियल्स को या सब्सटेंसेस को इसने डाइजेस्ट करना होता है, तो कभी कभार वो लाइसोसोम्स नहीं बनते या इनएक्टिव रह जाते हैं। तो जब वो लाइसोसोम जिसने फर्ज किया सब्सटेंस ए को, सब्सटेंस ए एक सब्सटेंस से, फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है, उसको इसने डाइजेस्ट करना है, तो उस सब्सटेंस वाला जो लाइसोसोम है वो या तो बना नहीं है या इनएक्टिव है। तो रिजल्ट में क्या होगा? वो सब्सटेंस ए नहीं डाइजेस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा दिस मीन कि आपके सेल के अंदर अगर उसका लाइसोसोम नहीं है तो सब्सटेंस ए बढ़ता जाएगा, जमा होता जाएगा और ए बहुत ज्यादा हो जाएगा, काफी सारा स्टोर हो जाएगा। वो खास किस्म का सब्सटेंस स्टोर हो जाएगा। वो खास किस्म का सब्सटेंस जो है सब्सटेंस ए लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो सब्सटेंस ए हद से ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसका लाइसोसोम नहीं बना है। जब लाइसोसोम्स नहीं बनते और उस सब्सटेंस का स्टोरेज काज होता है, हद से ज्यादा बढ़ता है, इस किस्म के रिजल्ट में एक खास किस्म का डिजीज काज होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। यानी लाइसोसोम के इनएक्टिविटी की वजह से उन सब्सटेंसेस के स्टोरेज का डिजीज काज हो रहा है। ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ये कौन सा डिजीज है? इट इज अ डिजीज इन विच स्टोरेज ऑफ certain substances
certain substances occur due to inactivity of their lysosomes या lysosomal enzymes, लाइसोसोम या लाइसोसोमल एंजाइम्स दोनों की इनएक्टिविटी की वजह से जब ये सब्सटेंसेस इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये जमा होते हैं, तो इस किस्म के स्टोरेज डिजीज को लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है आपके पास टेसएच डिजीज, ये आपके पास एक एग्जांपल है। टेसएच डिजीज क्या है? इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जो कि खास किस्म के लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड ब्रेकडाउन काज करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म काज करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, वो खास किस्म के लाइसोसोम बनते नहीं या इनएक्टिव रह जाते हैं। जब इनएक्टिव रहते हैं तो वो लिपिड ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपके बॉडी में लिपिड्स जमा होते जाएंगे, जिसकी वजह से जब लिपिड्स हद से ज्यादा जमा होते हैं तो वो ब्रेन पे अटैक करते हैं और ब्रेन एम्पेयरमेंट काज करते हैं। इट एम्पेयर्स द ब्रेन ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये डिजीज जो है इसमें क्या है, impairs brain by accumulation of लिपिड्स जमा हो जाते हैं ब्रेन में और उसकी वजह से ब्रेन का काम करना छोड़ देता है। तो ये टेसएच डिजीज कहलाता है, जिसमें लिपिड के कंटेंट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके लाइसोसोम नहीं बनते ताकि उसको ब्रेक किया जा सके। तो ये एक एग्जांपल है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का। और हमेशा याद रखें, ये भी वो बनते हैं ऑब्जेक्टिव। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज अ डिजीज in which certain substances are accumulated in the body because of inactivity of their lysosomes. ये का ऑब्जेक्टिव। इसी तरह टेसएच डिजीज, इट इज अ डिजीज इन विच ब्रेन इम्पेयरमेंट इज caused by the accumulation of lipids because of the inactivity of their lysosomes. तो ये एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी जो मैं बात बताने वाला हूं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस जो है हमेशा याद रखें, दीज आर हेरिडिटरी, ये विरासती होते हैं। हेरिडिटरी यानी कंजेनिटल, पैदाइशी, कंजेनिटल होते हैं। ठीक है, जब कंजेनिटल होते हैं तो फिर बात फैमिली की होगी, उस फैमिली में ये डिजीज चलते रहेंगे, और इसका एग्जांपल मैंने टेसएच डिजीज का दे दिया। ये पूरा डिस्कशन आखिर में इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस में काफी सारी चीजें यहाँ डिस्कस हो गई है, बस यहाँ पे इनलिस्ट करना होता है। ठीक है, it helps in the phagocytosis या intracellular digestion. It helps in the phagocytosis. अच्छा, destroy old and worn out cells, autolysis में क्या करते हैं, ये अपने सेल्स जो बूढ़े हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना एपोप्टोसिस के जरिए। ठीक है, ये जो है ये एक और फंक्शन है। और इसी तरह ऑटोलाइसिस के रिजल्ट में जो सेल डेथ काज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। तो मतलब एक फंक्शन इसका एपोप्टोसिस भी है। एपोप्टोसिस के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने इधर भी कहा दिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये सेल का एक जेनेटिक प्रोग्राम के मुताबिक डेथ है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो, फिर मैंने कहा आपको कि उसे नेक्रोसिस कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल डेथ हो। और अगर नॉर्मल प्रोग्राम जेनेटिक प्रोग्राम के मुताबिक हो तो ये एपोप्टोसिस कहलाता है। सो इट आल्सो कॉजेस एपोप्टोसिस, मींस प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉज्ड बाय द लाइसोसोम्स। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन ये काज करते हैं। मैंने आपको कहा ऑटोफेजी में कि ये कभी कभी क्या करते हैं कि कभी कभार सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो तो उसके लिए फिर कुछ ऑर्गेनिल्स को डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उन ऑर्गेनिल्स को डाइजेस्ट करना ऑटोफेजी कहलाती है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन बाय ऑटोफेजी ऑफ सम ऑर्गेनिल्स, कुछ ऑर्गेनिल्स को ऑटोफेजी के जरिए डाइजेस्ट किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक और फंक्शन हो गया। अच्छा, इट आल्सो इंक्रीज सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेसन, मैंने यहाँ पे बात की कि जब ये डाइजेशन कंप्लीट होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की शक्ल में सेल मेम्ब्रेन तक लाया जाता है। इन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, और ये जो इसका मेम्ब्रेन है इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसका मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनता है तो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि इट आल्सो इंक्रीज सरफेस ऑफ द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जब उधर जाता है तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सरफेस एरिया भी ऐड करता है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, हेल्प इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जब डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें भी हेल्प करता है लाइसोसोम। कैसे हेल्प करता है लाइसोसोम? तो डिस्ट्रॉय करता है। तो देखें फॉर एग्जांपल डिसअपीयरेंस ऑफ टेल ऑफ फ्रॉग टेडपोल। फ्रॉग का जो टेडपोल है, फ्रॉग्स टेडपोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। फ्रॉग का जो छोटा लार्वा है, वो लार्वा किस फॉर्म में होता है? वो कुछ इस तरह होता है, इस तरह इसके साथ एक लंबा टेल होता है। ठीक है, ये फ्रॉग का टेडपोल है, एक लंबा टेल इसके साथ होता है। ये जो ही बड़ा होता है तो इसकी अगली टांग ये लिम्स और फिर हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, और इस तरह हाइंड लिम्स निकल आते हैं और साथ में टेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और फ्रॉग बन जाता है, छोटा सा फ्रॉग बन जाता है। इसका ये टेल कैसे गायब हो गया? जितना टेल गायब होता है ये डेवलप करता है, ये बड़ा होता जाता है। ये टेल गायब कैसे होता है? इसके लिए ऑटोलाइसिस, एपोप्टोसिस काज कराना होता है। जितना ये बड़ा होता है, इसका टेल खत्म होता है, उसके लिए क्या होता है? टेल के सारे सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस कराया जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि उसके सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स को बर्स्ट किया जाता है। जो लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं तो वो उन सेल्स को खा जाता है। सुसाइड बेड है ना, उस लाइसोसोम उन सेल्स को खा जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता टेल के सेल्स को ये लाइसोसोम खा जाते हैं और टेल के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेल आहिस्ता छोटा 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 होता जाता है और आखिर में टेल मुकम्मल गायब हो जाता है और पूरा फ्रॉग बन जाता है। जितना टेल गायब होता जाता है, फ्रॉग बढ़ता जाता है। डेवलपमेंट इसका काज होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो इसी वजह से यहाँ किस चीज का रोल है? उन सेल्स को या उस टेल को खत्म करने में लाइसोसोम का रोल है। तो एक फंक्शन ये भी है कि कुछ एनिमल्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी ये रोल प्ले करता है। तो ये इसके सारी कहानी और इसके फंक्शंस देख लें, पूरा स्टडी करें। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन बनता है तो नोट कर लें। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, कुछ मैंने मेंशन किए, कुछ रहते हैं वो आप निकालें। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करें कि आंसर दें। और इस तरह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।